guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची. Guys, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. CFR सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, नोट्स खोल लीजिए और अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज आज की वीडियो में सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग देखेंगे जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. ये एएस गाइज अपने इंटर में भी पढ़ा होगा और अपने फाइनल में भी है. डिस्क्लोजर देना रहता है जब अपन को अकाउंटिंग पॉलिसी का. वो कौन बताता है हमको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट होगा, पीएल अकाउंट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट. ये सारे लोग जब एक साथ मिलते हैं तो ये लोग पूरे लोग मिलकर क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक बुक की तरह होता है जिसमें ये सारे चैप्टर्स होते हैं. ठीक है. कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं? तो सेपरेट होते हैं और कंसोलिडेट होते हैं. जैसे कि अपनी सेपरेट फैमिली होती है और जॉइंट फैमिलीज होती हैं. ठीक है. तो जैसे हमारी फैमिली दो टाइप की होती हैं वैसे ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दो तरीके के होते हैं. सेपरेट हो सकते हैं. हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, आखिर क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत. ताकि हम लोग जनरल यूजर जो हमारे, जो मैं आपको कल बताई थी कौन कौन होते हैं, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, बैंक, इन्वेस्टर, ये सारे लोग, कस्टमर्स, ये सारे लोग जो होते हैं वो यूजर रहते हैं. तो उनको उनकी नीड्स फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत रहती है. इसलिए हमको बनाना पड़ता है और बाकी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता इसको बनाने का. ठीक है. फिर इंडेस क्या होता है? तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 133 के अंदर हमको बताया गया है कि इंडेस क्या होता है, इंडेस एस क्या होता है. और अगर आप यहाँ पे फॉलो नहीं करोगे इंडेस एस का तो फिर हम लोग मान लेंगे कि आप कंपनी लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहे हो. ठीक है. अब इनप्रैक्टिकेबल क्या होता है? जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आपने बहुत मेहनत की, आपने सारे रीजनेबल एफर्ट किए कोई काम करने के लिए, बट फिर भी वो नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकेबल. मतलब वो प्रैक्टिकेबल नहीं है. कंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं. हमारा इंडेस 1 जो रहता है वो अप्लाई नहीं होता अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. कभी कभी हम लोग को साल के बीच में बनाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब ये एप्लीकेबल नहीं होता है. आगे बढ़ते हुए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म अभी हम लोग पढ़ने वाले जो आपके एग्जाम में और आपके सारे एएस में आपको मिलेगी देखने को, जिसका नाम है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है वो इनकम वो ट्रांजैक्शन जो कि अराइज होते हैं ओनर के अलावा. मतलब अगर ओनर करेगा तो उसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस, मतलब अदर इनकम्स एंड ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पीएल अकाउंट में ऐड करोगे आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तब आपका आ जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ठीक है. पीएल अकाउंट में अपन ऐड किए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को तो टोटल इनकम अपनी आ जाती है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाती है. ठीक है. जैसे कि चेंज इन इक्विटी, बट शेयर कैपिटल इस अपन आप में बार बार बोल रही थी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो वो क्या होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होता है वो ऐसे आइटम्स होते हैं अपनी इनकम या फिर एक्सपेंसेस के जो कि हम लोग को पीएल अकाउंट में देखने को नहीं मिलते हैं. वो हम लोग को पीएल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर देखने को नहीं मिलते, तब अपन उसको बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. मैम क्यों नहीं देखने को मिलते? क्योंकि गाइस हम लोग को स्टैंडर्ड अलाउ नहीं किया कि उसको हम लोग पीएल में डाल सके, इसीलिए उसको हम लोग को अलग से अलग दिखाना पड़ता है. ठीक है. स्टैंडर्ड जो हमको अलाउ नहीं करता कि हम उसको नॉर्मल पीएल में डाल सके. दैट इज द रीजन हम लोग उसको ओसीआई में डालते हैं. ठीक है. अब मैं आगे हमेशा ओसीआई ओसीआई बोलूंगी तो आपको समझ में आना चाहिए. अच्छा, ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोल रही मैम. क्लियर यहाँ तक? अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जैसे कि अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई भी बदलाव आएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, पीएल में थोड़ी ना आएगा. ठीक है. उसके बाद फिर अगर कोई भी हमारे प्लान है, बेनिफिशियल प्लान्स होते हैं, वो सारे प्लान्स यहाँ पे नहीं आएंगे.
गेन और लॉस जो भी होगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी आपका फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें, कोई भी गेन या लॉस और आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में उसकी वजह से हो रहा है, फाइनेंशियल एसेट को आपने क्लासीफाई कर दिया अगर फाइनेंशियल वैल्यू में, ठीक है, उसकी वजह से कोई गेन या लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपका कोई भी इफेक्टिव पोर्शन है जो गेन और लॉस का कैश फ्लो में अगर वो हेज है तो उस केस में भी आपके ओसीआई में जाता है, ठीक है। कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ चेंज हो रहा है ऑप्शंस का, तो ये सारी चीजें भी ओसीआई में जाती हैं। अगर आपके कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है, स्पॉट फॉरवर्ड जो अपन एसएफएम में पढ़े हैं, उनका कोई भी चेंजेस आता है तो वो सभी ओसीआई में जाता है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसकी वजह से फिर चेंज हो रहा है, कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी चेंज होती है, तो ये सारी चीजें ना गाइस एकदम वेरिएबल नेचर की है और एकदम कभी कभी होती है, हमेशा रेगुलरली उनको देखने को नहीं मिलती है। दैट इज द रीजन हम लोग ये सारी चीज को ओसीआई में लेके जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना और ओसीआई में ही रखना, हमेशा पीएल में नहीं दिखेगा ये आपको, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल पर्पस, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसकी मैं कुछ फीचर्स बताना चाहूंगी आपको। तो फर्स्ट फीचर ये है उसका कि हमको हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू देना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो। फाइनेंशियल देखिए क्या फीचर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग को हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू देना रहता है, ऐसे नहीं कि हमको झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं, हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू देना रहता है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि an explicit and unreserved statement that compliance of Ind AS, तो आपको क्या करना है, Ind AS की सारी बातों को मानना है, आपको कंप्लाई करना है Ind AS को, ठीक है। कोई भी अगर इनकॉर्पोरेट आपकी इनअप्रोप्रिएट हो रहा है आपका फाइनेंशियल पॉलिसी, मतलब आपका जो पॉलिसी है उसमें कोई गलती है या कुछ इनअप्रोप्रिएट अगर कुछ चीजें हैं उसमें, तो उस केस में इनअप्रोप्रिएट बातें अगर कोई है फाइनेंशियल अपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज उसमें है, तो आप बोल दोगे नोट्स में, नोट्स का अकाउंट रहेगा उसमें बस लिख दोगे कि हमारे से ये इनअप्रोप्रिएट चीजें हुई है, तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन ना। आपको ऐसे नहीं करना, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने बना दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जो गलती थी, जो जो चीजें गलत लग रही थी सबको हम नोट्स में डाल दी कि सॉरी हमसे गलती हो गई, ऐसे नहीं होता है। अगर आप किसी का दिन खराब कर रहे हो और आप उसको सॉरी बोल दे रहे हो तो ये कोई बात नहीं होती ना, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनके दिन को ठीक करने में हेल्प करो, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऐसे नोट्स टू अकाउंट में अपनी गलतियां बता रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको वो ऐसी गलती करनी ही नहीं है, ठीक है। देन अगर आप डिपार्चर फ्रॉम इंड एस, मतलब इंड एस से बाहर जा रहे हो, तो आप तभी जा सकते हो जब आपको इंड एस कह रहा है। जैसे कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप तभी जा सकते हो जब आपकी पेरेंट्स आपको परमिशन दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप कभी भी जाओगे, अगर आप कभी भी जाओगे तो फिर बाहर ही रहो ना, ठीक है। तो डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया से, आप तभी जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब गोइंग कंसर्न, हम लोग हमेशा अपने बिजनेस के बारे में यही सोचते हैं कि हमारा बिजनेस जो रहेगा वो गोइंग कंसर्न रहेगा, साल दर साल चलते रहेगा, ऐसे नहीं सोचते कभी भी कि हाँ एक साल चलेगा, आधा साल चलेगा, फिर नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विदाउट ब्रेक हमको चलना ही होता है फ्यूचर में, ठीक है। हमारा ऑपरेशन हमेशा चलते रहता है, हम यही मानते हैं, ये सब आप बचपन में पढ़ी हुई बातें हैं, ठीक है। फिर एक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग होती है, सबको पता है कि आप अक्रूवल बेसिस में अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ड्यू करते हैं, भले वो आज रिसीव ना हुआ हो, आपको सैलरी पे करना है, आपको कुछ रिसीव होने वाला है, सारी चीज को आप अक्रूवल बेसिस में अकाउंट को कर देते हो और फिर एक्चुअल बाद में हैपन होता है। मर्टिलिटी एंड एग्रीगेशन, सिर्फ और सिर्फ हम वही बात को एकदम डिस्क्लोज करते हैं जो कि काम की है, फालतू की बातें नहीं बताना होता है, काम की मटेरियल बातें बस बताना है। इमटेरियल चीजों को हम एग्रीगेट करके बता देते हैं, जैसे कि समझ लो कि आपने रिपेयर में खर्चा किया, ठीक है, 100 रुपए, उसके बाद फिर आपने फर्स्ट मंथ किया, फिर सेकेंड मंथ आपने 50 किया, फिर ऐसे 10 किया, फिर किसी दिन 150 किया, तो ये वो छोटे छोटे अमाउंट है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो आप ये सबको ऐड कर दो और एक साथ एग्रीगेट में बता दो कि इतना रिपेयर में खर्चा हुआ है, एग्रीगेट में। बट अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े एक्सपेंसेस हुए, 1 लाख 5 लाख, ठीक है, तो अगर ये मटेरियल है उस कंपनी के लिए तो उस केस में आपको उसको सेपरेटली बताना है कि इस बार रिपेयर करवाए थे तो इतना खर्चा हुआ, नेक्स्ट टाइम में इतना हुआ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस चीज का रिपेयर हो रहा है और आपकी बिजनेस ऑपरेशन क्या है, ठीक। उसके बाद ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो अपन को फॉलो करने होते हैं, ठीक है, एएस के अकॉर्डिंगली। देन अपना ऑफ सेटिंग है, ऑफ सेटिंग का मतलब होता है जब कोई एंटिटी रहता है
वो ऑफसेट कर देता है। एन एंटिटी शैल नॉट ऑफसेट इनकम एक्सपेंसेस असेट्स लायबिलिटी, मतलब आपके पास कोई हक नहीं कि आप उसको ऑफसेट मतलब इरेज कर देना या सेट ऑफ कर देना एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे 100 रुपए देने थे और मेरे को आपको 50 देने थे, तो आप बोले चलो ऑफसेट करके 50 दे देना आप करके। तो ऐसे नहीं होता कि सिर्फ ऐसा ऑफसेट कर दिया, हम ऐसे नहीं कर सकते। आप बकायदा दिखाओगे कि इतना 100 देना था मैंने लिया, 50 देना था वो मैंने लिया। तो ऐसा करके आपको प्रॉपरली अलग अलग बताना है, आप ऑफसेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऑफसेट परमिशन है, अगर है भी अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। और अगर आपको इंडियस बोल रहे कि अरे कर लो करके, तब आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप डी टी ए मतलब डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड डिफर्ड टैक्स असेट्स, ये जो होते हैं ना, ये दोनों को आप एक दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हो। समझ लो लाइबिलिटी आपको पे करना था 100 की, आपके पास 50 का एसेट तो रखा ही था, तो 50 रुपए आपका असेट हो गया। ठीक है, तो ये आप ऑफसेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अलाउड है। बाकी जो चीज अलाउड नहीं वो सब आप नहीं कर सकते। ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, कितने बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा मैम हम लोग को? तो गाइस आप एक बार कर तो चलेगा। ठीक है, साल में एक बार बस करना है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, तो कम से कम कंपैरेबल चीजें क्या क्या रहेगी आपकी? बैलेंस शीट जो रहेगी वो कंपैरेबल होनी चाहिए। पीएल अकाउंट, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कोई भी लगती है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। ठीक है, आप कैसे बताओगे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन? तो देखो 2021 के मार्च का, फिर 20 के मार्च का, फिर अप्रैल 19 का, ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा ताकि अपन कंपेयर कर सके साल से साल अपना। पिछले साल हम ऐसे थे, इस साल हम ऐसे हैं। कंसिस्टेंसी रखना है, मतलब साल दर साल सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि आज मैं अप्रूवल करूंगी कल मैं कैश करूंगी, ऐसे कर ही नहीं सकते आप। आपको कंसिस्टेंट रहना है, जो आप बोल रहे हो जो आप कर रहे हो उसमें आप कंसिस्टेंट रहो। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ बैलेंस शीट का। तो देखो बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले असेट्स रहता है, जिसमें नॉन करंट असेट, करंट असेट्स रहता है और टोटल। फिर रहेगा इक्विटी लाइबिलिटी में इक्विटी, फिर नॉन करंट इक्विटी, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, फिर उनका टोटल। तो ये इजी सा स्ट्रक्चर है बैलेंस शीट का। बाकी आप लेंदी वाला तो पढ़े ही हो अपने इंटरमीडिएट पे। अब अपन देखते हैं कि करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स क्या होता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इस एएस से क्वेश्चन आता है तो मेनली इस जगह से ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो करंट एंड नॉन करंट के बीच का डिफरेंस आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आप बोलोगे मैम जिसको हम 1 साल तक रखते हैं ना वो करंट होता है, और अगर उससे ज्यादा है ना तो वो नॉन करंट हो जाता है। वेरी बैड, ऐसे नहीं होता है। देखो सबसे पहले तो कुछ कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है अगर वो करंट एसेट्स होगा तो। ठीक है, सबसे पहले वो आइटम ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हो सकता है, मतलब अगर वो कैश है तो वो करंट ही होगा। ठीक है, उसको आपको अपने ट्रेडिंग पीरियड, अपनी ऑपरेटिंग साइकिल में कम से कम, मतलब जो आप बोले विद इन 1 ईयर वाला है वो एक कंडीशन है, बट उसके अलावा और भी कंडीशन देखनी पड़ती है हमको। जैसे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ तो चलेगा, मतलब वो करंट ही होगा हमेशा। अगर आपको दे दिया एग्जाम में कि कैश है तो फिर वो करंट है हमेशा। अगर वो 1 साल के अंदर रिलाइजेबल है तो वो करंट है। बट अगर वो अपनी ऑपरेटिंग साइकिल में अगर आपको मिल जा रहा है तो भी वो करंट है। मैम नहीं समझा गया, सुनो। आपके पास आपका बिजनेस है ज्वेलरी का, ठीक है, आपने क्या किया, ज्वेलरी का आपका बिजनेस है और आपको पेमेंट जो है ज्वेलरी की वो आपकी 1.2 ईयर्स में मिलती है आपको, तो आपके हिसाब से तो नॉन करंट हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ज्वेलरी के बिजनेस पे इतना तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ही है उनका, वो इतना समय लगता ही है उसको ऑपरेट होने में, तो दैट इज द रीजन ये करंट हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ले लो। कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल है तब से लेके जब वो कस्टमर पे सोल्ड होगा तब तक जितना भी टाइम लग जाए, चाहे इसमें 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए, ये पूरा का पूरा करंट में आएगा, क्योंकि आपकी नॉर्मल साइकिल ही ऑपरेटिंग की ये है। सो इस वजह से ये करंट असेट्स में आएगा। नॉन करंट असेट्स में वो आएगा जो कि करंट नहीं है। वेरी अच्छा एग्जाम्पल ना। ठीक है, दिया बी देखो, repayment of loan through bank schemes, case 1 transfer from different bank, classification of old loan continues, no new loan, न्यू टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लोन के बारे में हमको दिया हुआ है कि अगर आप एक लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में लेके जाते हो
तो वो जो क्लासीफाई करेंगे अपन उसको ओल्ड लोन के हिसाब से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ टर्म्स चेंज कर रहे हो, बाकी वो लोन सेम है, ठीक है। और जो न्यू लोन है हैज बीन क्लासिफाइड एज न्यू टर्म्स, एंड अगर आपका टर्म्स चेंज होता है ना, अगर ये चेंज होता है तो ये न्यू लोन कहलाएगा, अगर ये चेंज नहीं होता है तो ये ओल्ड लोन कहलाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है इसमें। देन ट्रांसफर फ्रॉम सेम बैंक, केस 1, इफ एग्रीमेंट फाइनलाइज बिफोर द बैलेंस शीट डेट, अगर आपकी बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च है और उससे पहले आपने फाइनल कर लिया है सारी टर्म्स लोन की, ठीक है, तो वो क्लासीफाई एज अ ओल्ड लोन होगा। देखते हैं, अगर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं सेम बैंक से, तो अगर आपने बैलेंस शीट डेट जो होती है उससे पहले अपनी सारी चीजों को फाइनलाइज कर लिया है, तो फिर आपका न्यू लोन ही कंटिन्यू होगा। और अगर आपने सारे टर्म्स को डिसाइड नहीं किया बैलेंस शीट डेट तक, तो उस केस में ओल्ड लोन कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये नॉट रिलेवेंट। आगे बढ़ते हैं। ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, तो गाइस इसमें IAS 1 और IND-AS 1 का कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग जानने वाले हैं अभी इस वीडियो में, ठीक है गाइस। तो अपना IAS 1 कुछ बोलता है और IND-AS 1 कुछ बोलता है। फर्स्टली IAS 1 क्या बोलता है कि अगर ऐसा होता है कि जो अपने नॉन करेंट लोन जो है उसकी कुछ मटेरियल प्रोविजन, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन होते हैं एग्रीमेंट के, वो अगर ब्रीच हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, या उनमें कोई भी चेंजेस आता है, तो उस केस में जो अपना लोन लाइबिलिटी जो रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वो करंट है। और ये अगर ठीक भी हो जाता है तब भी हम उसको करंट मानेंगे। फिर से समझो एक एग्जांपल के साथ। समझ लो आपका कोई, आपने एक लोन लिया था और वो जो लोन है उसमें जो मटेरियल फैक्ट है वो चेंज हो गया, तो उस केस में हम इसको क्या मान लेंगे, करंट लाइबिलिटी मान लेंगे, इररिस्पेक्टिव कि ये जो चेंज है वो ठीक हो गया, वो गलती है वो ठीक हुई, फिर भी हम उसको करंट लाइबिलिटी ही मानेंगे, ठीक है। अगर वो रीपेमेंट आफ्टर 3 ईयर 5 ईयर भी है और वो लॉन्ग टर्म नेचर का, फिर भी उसको हम करंट मानेंगे, क्योंकि उसकी जो मेन का जो मटेरियल फैक्ट था उसके चेंज होने के वजह से, ठीक है। बट हमारा IND-AS 1 क्या कहता है, वो कहता है हमको कि अगर कोई भी नॉन करंट लोन जो है आपका, उसके कोई भी मटेरियल चेंजेस आया है ब्रीच के वजह से, तो आप उसको करंट लायबिलिटी मान लो, ये भी वही बोलता है मान लो। बट अगर गलती ठीक कर रहे हैं, हम रेक्टिफाई कर रहे हैं ना अपनी मिस्टेक को, और वो अप्रूवल हो जा रहा है, तो उस केस में आफ्टर अप्रूवल उसको वापस से नॉन करंट मान लेंगे हम। मतलब जैसे कि पहले क्या हुआ, लोन का जो मटेरियल इफेक्ट था वो चेंज हुआ, तो इसको हम क्या मान लिए, करंट लायबिलिटी मान लिए। अब ये चीज जो थी वो ठीक हो गई ना, ठीक हो गई, तो अब जब ठीक हो चुकी तो इसको हम क्या मानेंगे, वापस से नॉन करंट लायबिलिटी मान लेंगे। जो ये पहले से थी, इसका नेचर नॉन था ना, उसको नॉन मान लेंगे। बट हमारा जो IAS 1 है ना, वो बोलता है कि नहीं मानेंगे हम इसको, एक बार गलती हो गई तो हम इसको करंट ही मानेंगे हमेशा। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो गाइस हमारा हैंड रिटन नोट्स यहीं पे खत्म होता है, अब हम लोग स्टडी मैट में चलते हैं। चलो स्टडी मैथ में सबसे पहले हमको दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। एक फ्रेमवर्क होता है जो हमको डिस्क्लोजर रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बताता है सारे इंटरप्राइज में, सो दैट हम कंपेयर कर सके सबको एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, लेवल 1 2 3। 1 जो है वो क्या बोलता है, 2 जो है एक और 3 भी है, ठीक है। थर्ड 3 लेवल पे बटा हुआ है, ये देख लेते अपन क्या है। पेज नंबर क्या आपको बता देती हूँ मैं एक बार, पेज नंबर 6 में दिया हुआ है ये सब। लेवल 1 ये बोलता है कि एंटरप्राइज होम इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर आपको मतलब आपके ऊपर ये जानना चाह रहा है कि आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा भी या नहीं होगा, मतलब इज इट एप्लीकेबल और नॉट। तो अगर आप लेवल 1 में फॉल करते हो, जब आपका जो सिक्योरिटी या फिर जो डेट है वो इंडिया में है या उससे बाहर है, अगर आप ऐसे एंटरप्राइज हो जो कि लिस्टिंग करा रखे हो अपनी इक्विटी या डिबेंचर्स को, या फिर आप बैंक कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो, इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करते हो, कोई ऐसा एंटरप्राइज है जो कि 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर रखता है, बोरोइंग अगर अभी 10 करोड़ से ज्यादा है,
या फिर आप होल्डिंग कंपनी जिसकी सब्सिडरी भी है। तो ये सारे केस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा लेवल 1 के हिसाब से। ठीक है, तो अपन थोड़ा लर्न कर लेते हैं इसको। लेवल 1 के हिसाब से कौन कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा? जो इंटरप्राइज डेट एंड इक्विटी में लिस्टेड है, वेदर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया फर्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, 50 करोड़ के इंटरप्राइजेस है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा बोरोइंग है उसका, या फिर होली मतलब सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी है। तो इन सारे केसेस में आपको कंपलसरी एएस को फॉलो करना पड़ेगा अंडर लेवल 1। ठीक है, अब लेवल 2 देख लेते हैं। लेवल 2 में अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 40 लाख बट 50 लाख करोड़ से बीच में, मतलब 40 लाख से लेके 50 अगर हो आप, तो ये अगर है आपका टर्नओवर, तो आप वो लेवल 2 में आओगे। आपकी बोरोइंग जो है वो 1 करोड़ से लेके अगर 10 करोड़ तक है तो भी आप लेवल 2 में आओगे। और आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी जो है वो 1 कैटेगरी से ज्यादा है, मतलब एक सब्सिडरी है फिर उसकी एक सब्सिडरी है, तो ये 1 लेवल और 2 लेवल हो गया ना, तो इसलिए आप सेकेंड लेवल इंटरप्राइज में आओगे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेवल जो होता है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं कवर होता वो थर्ड पे आता है। ठीक है, अब ये अपन को थोड़ा पढ़ेंगे जब समझ में आएगा एएस, जब अपन आगे का पढ़ेंगे तो। ठीक है, AS1 पढ़ लेते हैं अपन जो अभी पढ़े हैं। AS1 क्या बताता है? डिस्क्लोजर बताता है कि कैसे, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है वो डील करता है सारे डिस्क्लोजर से अकाउंटिंग पॉलिसीज की, जिसमें अपन प्रेजेंट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या बताएगा? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे हम एक्सपेंसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फॉरेन करेंसी को कैसे करना है, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजों के बारे में बताता है। प्रूडेंट के ऊपर ही डील करता है। प्रूडेंट, सब्सटेंस और फॉर्म, मर्टिलिटी, तीनों का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है एस्टिमेट करना कि आगे जाके कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो उसके लिए हम पैसे को अलग से जोड़ जोड़ के रखे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रूडेंट। ठीक है, सब्सटेंस और फॉर्म का क्या मतलब होता है? मतलब कोई भी चीज जो है वो सब्सटेंशियली ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन लीगली। ठीक है, मतलब लीगली वो उतनी रेलेवेंस नहीं रखती जितनी सब्सटेंशियली रखती है। जैसे कि इसमें दिया है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो अकाउंटिंग में आ रहा है, तो अपन उसको एक्चुअल हैपनिंग के हिसाब से ले रहे हैं, ना कि उसकी लीगल चीजों के अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब सिर्फ लीगली उसको नहीं देख रहे हैं कि वो मटेरियल है कि नहीं है, बल्कि उसको सब्सटेंशियल देख रहे हैं कि हाँ क्या ये मटेरियल है कि नहीं है। और मटेरियल मतलब वही चीज है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, मटेरियल होती है अकॉर्डिंग, और ये मटेरियल चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है गाइस? तो हम लोग मटेरियल चीजों को कैसे देखते हैं कि हाँ वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। बिजनेस का क्या साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज मटेरियल है कि नहीं है। अगर हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें करोड़ों का टर्नओवर है, तो हमारे लिए 1 लाख 2 लाख मैटर नहीं करता। बट वही अगर हमारा टर्नओवर ही लाखों में है तो हमारे लिए 1000 वगैरह भी मैटर करता है। ठीक है, और ये जो मटेरियलिटी का जजमेंट है वो पर्सन टू पर्सन एंड एंटिटी टू एंटिटी डिफर कर सकता है। ठीक है, अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपको कोई भी चेंज करना है अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में और उसका मटेरियल इफेक्ट आपको देखना है करंट पीरियड में, तो वो रिजनेबल होना चाहिए। अगर रिजनेबल है तो आपको वो बताना पड़ेगा। करंट पीरियड में अगर वो मटेरियल इफेक्ट रखता है तो यू हैव टू टेल। ओके, क्या चीज को हमको कंसीडर नहीं करना है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी adopted by the event or transaction that differ in substance at present, मतलब अगर वो अभी डिफर कर रहा है या फिर वो इमटेरियल है, तो उस केस में आप नहीं बताओगे तो भी चलता है। कुछ कुछ एजम्पशन है गाइस, अपन शॉर्ट नोट अभी मतलब शॉर्ट उसमें डिस्कस कर चुके हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल बेसिस, ये हमारे नोट्स में अपन पढ़े हैं, वही सेम लिखा है यहाँ पर, वो सारे एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल गाइस आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। इसी के साथ गाइस हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा नोट से भी और मैथ से भी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।